मैं परेशान हो गया कि मैं ये क्या कह रहा है कि मैं खड़ा अपने आप से बातें कर रहा था। मैंने अपने उस दोस्त को कहा, यार सब ठीक है ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तूने देखा नहीं एक सब्ज कलर का उसने चुगा पहना हुआ था, लंबा सा उसका चुगा था, 45-47 साल उसकी उम्र होगी, सफ़ेद उसकी दाढ़ी थी, बाकायदा डंडा था उसके हाथ में और पीछे उसने वो गठरी सी रखी हुई थी। ओ भाई तूने देखा नहीं? तो मुझे कहता है, यार तू एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, कमाल एक्टिंग कर लेता है, पहले खड़ा उधर पागलों की तरह तू बातें कर रहा था, अब आके तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, यार छोड़ दे यार। मुझे लगा कि वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है और मैंने फिर उससे जरा बातें की तो अंदाज़ा हुआ कि वो अपनी बात पे मजाक नहीं कर रहा था, सही बोल रहा था कि उसने किसी को भी नहीं देखा और मैं अकेला वहाँ पे खड़ा था, उसका ये कहना था। और मुझे भी उस बात को एकदम से झटका लगा कि हाँ, वो आखिर में तो ऐसे ही गायब हुआ था कि जैसे उसने कहा जुमला, और मैंने मुड़ के देखा वो वहाँ पे नहीं था। और इसका कहना कि मैं अकेला खड़ा हुआ था और इस तरह बातें कर रहा था, इतनी देर में वो दोस्त भी आ गए, उन्होंने दरवाजे खोले और गाड़ी के बंद किए, ठक ठक, चल यार सर्दी हो रही है चलें, और हम आगे बढ़ गए। वो ऐसा फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ कि ये बात बीच में ही रह गई। हम लोग गाड़ी चलाते हुए पहुंच गए, वो अपने अपने घरों को चले गए, मैं अपने रूटीन के मामलात में लग गया। सुबह हुई तो मेरी आदत है मैं उठ के नहाता हूं। अब घर में नौकरानी काम करने के लिए आई हुई थी, अम्मी थी, और मैं अपने कमरे में था। मैं नहाने के लिए अपनी घड़ी, अपनी वो छल्ला सा जो पहना हुआ था वो उठा के मैंने टेबल पे, ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया और मैं नहाने चला गया। मैं नहा के थोड़ी देर बाद वापस आया, कपड़े वगैरह पहने, और मैंने जैसे अंगूठी पहनी और छल्ला उठाया तो वहाँ पे छल्ला नहीं था। मैं उसको ढूंढना शुरू हो गया, इधर उधर हर जगह पे उसको देखना शुरू हो गया, देखता रहा, लेकिन छल्ला मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं फिर अपने कमरे से बाहर निकला और मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, मेरे कमरे में एक अंगूठी टाइप सी रखी थी, एक छल्ला सा देखा है आपने? वो कहती है, बेटा मैंने तो तुम्हारे कमरे में आई ही नहीं हूं, मैंने कहाँ से देखना था? तो मैंने उस नौकरानी की तरफ इशारा किया कि इससे पूछें। तो कहती हैं, ये भी तो इधर ही काम कर रही थी। वो भी बोल पड़ी, बाजी मैं तो इधर ही थी, मैं तो उधर गई नहीं। और ऐसा ही था, ना अम्मी ना वो मेरे कमरे में आई ही नहीं थी। तो मैं परेशान हो गया कि अच्छी तरीके मुझे याद था मैंने वहाँ पे रखा, कहाँ गया? फिर जाके मैंने पूरा कमरा अच्छी तरीके छान मारा, नीचे गिर गया होगा शायद ये वो, लेकिन कहीं पे भी नहीं था। और वो जगह ऐसी थी जिस जगह पे मैंने रखा था वहाँ से वो गिर भी नहीं सकता था। अगर वो गिरता तो साइडों पे जिस तरह की चीजें रखी हुई थी उसको रोक लेती जब तक कोई उसको उठाता ना, लेकिन वो गायब हो गया था। खैर, मैं परेशान जरूर हुआ कि यार कहाँ गया, पता नहीं गिर गया होगा। ज्यादा ध्यान मेरा भी उस तरफ नहीं गया। और थोड़ी देर के बाद मेरे कजन की कॉल आ गई मुझे आए हुए। अभी ये दूसरा दिन था पाकिस्तान आए हुए। वही कजन, मेरा बचपन का दोस्त शाजी, मुझे कहता है, हाँ भाई अब तू बड़ा बंदा हो गया है, ना कोई फ़ोन, ना कोई राब्ता, ना आना ना मिलना, हाँ भाई तू अब कहाँ लिफ्ट कराएगा? वो मुझे मजाक में छेड़ रहा था। मैंने उससे कहा, यार क्या हो गया है? हाँ बस पहुँचा ही हूँ, आते ही तुझे पता है मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ, कोई मिलने आ रहा है यार दोस्त, मैं कल तेरी तरफ चक्कर लगाता हूँ। कह रहा है आ जा यार, वही मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि देखो तू पहुँच गया यार, तू आया नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, मैं कल आता हूँ। 3:30 बजे का टाइम था। मैं वहाँ से निकला, सीधा गाड़ी निकाली मैंने और सीधा मैं अपने दोस्त शाकिर के पास गया। शाकिर का जिक्र पिछली कहानी में भी है, 633 जो मैंने कहानी बताई है, जिसमें रोड पे एक दुपट्टा पड़ा होता है और जो लोग दुपट्टे के ऊपर से गुजर जाते हैं, बहुत खौफनाक मंजर है। वो कहते हैं मैं उसके पास गया, उसको मिला, वो बड़े गर्मजोशी से मुझसे मिला, यार कब आया ये वो। मैंने कहा चल उठ आ जा। कह रहा है यार ये तो शाम का टाइम है, ये तो पीक टाइम होता है, इस वक्त तो गाहक आते हैं, मैं कैसे, कॉस्मेटिक की उसकी दुकान है, मैं कैसे दुकान छोड़ दूँ? मैंने कहा यार भाई बैठ जाएगा, आ जा। उसको मैंने इस तरीके मजबूर किया, उसको ज़बरदस्ती मैंने बाहर निकाला और गाड़ी में बिठा दिया। कहता है किधर जाना है? मैंने कहा यार उधर, पिंड का नाम लिया, उधर जा रहे हैं इसी वक्त। कहता है यार मैं भाई को बता दूँ। उसने भाई को बता दिया। हम दोनों गाड़ी में रवाना हो गए उसी पिंड की तरफ जहां पे मेरे नाना अबू का घर था। मेरे नाना अबू, नानी, घर के जितने भी लोग थे अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, वहां पे कज़न, खाला, कुछ और रिश्तेदार थे। वहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, ये रियल लोकेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ रास्तों की। उन्होंने मुझे जिस तरह बताया, जो बताने वाली है मैं रियल बताता जा रहा हूँ। खरट्टा से मीरपुर 2 रास्ते वो कहते हैं लगते हैं खरट्टा से। एक ढोंगी का रास्ता है
ढोंगी और एक है कोटली। जो ढोंगी वाला रास्ता है वो बहुत शॉर्टकट तो है लेकिन बहुत ख़राब रास्ता है। उसमें इतने ख़तरनाक मोड़ आते हैं, एक तरफ इतनी खाई होती है कि आम बंदा अगर वहाँ पे ड्राइविंग करे तो उसका तो दिल वैसे ही निकल जाए कि ऐसी खाई होती है कि गिरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वजूद के भी गाड़ी के भी। और चीड़ के बहुत ज़्यादा वहाँ पे दरख्त हैं, लेकिन वो शॉर्टकट है लेकिन बहुत ही डेंजरस रास्ता है। खैर हम दोस्त थे दोनों, हम बातें करते हुए ढोंगी के रास्ते से हम उसी तरफ जा रहे थे, रास्ते का पता ही ना चला। हम दोनों दोस्त गपशप मारते हुए गाड़ी चलाते हुए वहीं पहुंच गए जहां हमने पहुंचना था। रास्ता दुश्वार गुजार बहुत ज़्यादा था लेकिन जैसे कैसे हम पहुंच गए। 20 मॉडल की GLI गाड़ी थी मेरे पास। कज़न के घर पहुंचे, हारन दिया, वो बाहर निकला तो मुझे देख के हैरान हो गया और उसको सरप्राइज़ था कि यार तू तो कल आ रहा था, तू आ गया। मैंने कहा देख तुझे सरप्राइज़ दिया है। वो फ़ौरन खुश हुआ, गले मिला, मुझे भी, मेरे दोस्त शाकिर से भी। हमें लेके अंदर गया, बैठे, गपशप की, सबसे मिलना शुरू हो गए। जो रात का टाइम था, गांव वाले लोग जल्दी सो जाते हैं तो वो जितने जाग रहे थे उनसे हम मिले। रात हम वहीं पे रुके और जब सुबह हुई तो मेरे दोस्त उस शाकिर ने, रात को तो मंजर उसको इतना कोई क्लियर नज़र नहीं आया था, अंधेरा था। सुबह देख के उसने जब गांव को देखा तो कहता है यार बहुत ही खूबसूरत गांव है यार, क्या बात है तुम्हारे गांव की, विजिट नहीं कराओगे अपने गांव का? तो मेरा कज़न वो शाजी बोलता है यार ये कौन सी बात की, आप हमारे मेहमान हो, पहली दफ़ा आए हो, बिल्कुल आप, ये मेरा जिगर है, मेरा दोस्त है, मेरा कज़न बाद में, पहले मेरा यार है, तू आप भी हमारे लिए वही हो भाई, आओ आपको विजिट कराते हैं, तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी होगी। शाकिर के कहने पे मेरा जो कज़न है शाहजमान हमें लेके गांव विज़िट कराते हुए उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जिसका मुआहदा हुआ था कि ये वहाँ कभी भी नहीं आएगा, आया तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं अपने उस कज़न के साथ उसी रास्ते की तरफ जा रहा था क्योंकि 15 साल इस बात को हो चुके थे, उस वाक़ये को जो 15 साल पहले हुआ था। आज याद कराने वाले ना नाना अबू रहे थे, ना याद कराने वाले नानी रही थी, ना उस घर का कोई और फर्द बचा था जो याद करा सकता कि कैसे तेरे अंदर से मुआहदा हुआ था वो तेरे अंदर से बोलती हुई इस औरत से कि अगर आया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई भी नहीं था याद कराने वाला। और जब मैं इस तरफ आ रहा था, गाड़ी निकाल रहा था, तो अम्मी भी कह रही थी कि शाम हो गई है, कल चले जाना। लेकिन मैंने अम्मी को राज़ी कर लिया था इस शर्त पे कि जाते हुए अम्मी ने कहा मुसलसल बताते रहोगे, और ऐसा ही मैंने किया था। मुसलसल रास्ते में अम्मी को बताता रहा था, पहुँच के भी बता दिया था, इसलिए अम्मी मुतमईन हो गई थी। शायद 15 साल बाद अम्मी के दिमाग से भी वो बात निकल गई थी कि वो मुझे याद दिलाती। और सुबह ही सुबह, मतलब ये नहीं कि दिन का इंतज़ार किया, नाश्ता करने के बाद सुबह ही सुबह हम लोग, नहीं अभी नाश्ता नहीं किया, सुबह ही वो सुबह देखना चाह रहा है। हर तरफ सर्दियों की रात है, हर तरफ धुंध सी छाई हुई है, लेकिन धुंध में भी वो गांव बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। वो आबशार, वो पहाड़, वो मंजर ही और है, दरख्तों की लाइनें हैं। वो कहता है हम चलते हुए सीधे वहीं पे चले गए, उसी आबशार पे, और उसी आबशार के साथ बने हुए उसी तालाब पे जहां वो वाक़या हुआ था। और सामने वही पहाड़ था जहां वो बला उतरती हुई छलांगे लगाती हुई आई थी। मेरे दिल में कोई ख्याल नहीं, मेरे दिमाग में कोई बात याद नहीं। हमने देखा, मंजर देखा, सारा इधर उधर घूमे, सारा देख लिया। और वहीं पे ऊपर खड़े हुए मैंने कज़न से कहा यार मुझे छोटा पेशाब आ गया है। तो मुझे कहता है यार मसला क्या है, उधर साइड पे झाड़ी के पास होके कर ले, पानी यहां से ले ले वजू के लिए। तो यहां पे अब बहुत कुछ बदल तो चुका था, लेकिन ऊपर का मंजर आज भी 15 साल बाद वैसे का वैसे था। वही तालाब उसी जगह पे, उसी तरह आबशार बह रही है। लोगों के घर कुछ पक्के बन गए थे, चेंज हो गए थे, लेकिन आबशार, तालाब, झाड़ियां, दरख्त, आज भी सब कुछ 15 साल पुराना था। मैं एक झाड़ी के पास गया, मैंने वहां पे छोटा पेशाब किया और उसके बाद वुज़ू किया, हाथ धोए, और हमने वो सारा देखा। और उसके बाद हम घर आए, हमने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने अपने उस कज़न से कहा, दिन हो गया था, तकरीबन शाम हो गई थी, हमने वक्त गुजारा, गप्पे शप्पे मारी। जिस तरह कज़न के पास मैं गया था रात को तो इतनी गप्पे नहीं मार सके थे, सोए थे। अब दिन को हमने गप्पे शप्पे मारी, शाम हो गई। मैंने कज़न से कहा, शाजी से, चल यार तू भी हमारे साथ उधर चल।
वो मुझे कहता है यार मैं कैसे जा सकता हूँ, तुझे पता है मैं शादीशुदा हूँ, बीवी है, जिम्मेदारी है, छोटी बच्ची है घर में, अब तुझे पता है और कोई बंदा होता नहीं, उनको अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ। तो मैंने कहा यार इसमें क्या मसला है, उनको भी साथ ले ले, चलते हैं बस। अब वो जो उसकी बीवी थी वो मेरी भी कज़न थी, रिश्तेदारों में शादी हुई थी, तो मैं भी जानता था। मैंने नाम लेके कहा उनको भी साथ ले लो, इकट्ठे चलते हैं। जैसे कैसे उसको कायल कर लिया और बच्चों को भी तैयार होने में टाइम लग गई, शाम हो गई, 3-4 बजे लग गए। और यूं मेरा वो दोस्त आगे बैठ गया शाकिर, मैं ड्राइविंग सीट पे, पीछे मेरा कज़न शाजी और उसकी बीवी और छोटी बेटी बैठ गए। हमने गाड़ी रवाना कर दी। अब जब हम रवाना होने लगे, पहले मैं शॉर्टकट ढोंगी वाले रास्ते से आया था जो बहुत दुश्वार गुजार था, उसके अंदर खतरनाक मोड़ थे। दूसरा रास्ता लंबा था लेकिन उसमें भी खतरनाक मोड़ आते थे लेकिन कम थे, बानिस्बत ढोंगी वाले से कम दुश्वार गुजार था। तो मैंने कोटली वाले रास्ते का इंतखाब किया। यहां पे 2-3 ऐसे मोड़ आते थे जो खौफनाक थे लेकिन ये लंबा भी बहुत था, लेकिन फैमिली साथ थी इसलिए मैंने इसी का इंतखाब किया। हम लोग बातें करते हुए रवाना हो गए। गाड़ी बेहतरीन स्पीड के साथ मैं चला रहा हूं और हम लोग वहां से आ रहे हैं। हमने सफर अभी तय किया था कि मुझे महसूस हुआ गाड़ी थोड़ी सी भारी हो रही है। मैंने गाड़ी को एक साइड पे जाके रोक सा दिया। टायर तो कोई पंचर नहीं है, नहीं टायर सारे ठीक हैं। शाकिर कहता है क्या हुआ है? मैंने कहा यार ऐसे लगा है जैसे गाड़ी थोड़ी सी भारी हो रही है। मैंने कहा कोई हवा कम तो नहीं है किसी टायर में या क्या है? कुछ भी नहीं था। मैं दोबारा से गाड़ी के अंदर बैठा और हम रवाना हो गए। अब गाड़ी चलती हुई जा रही है, हम लोग बातें कर रहे हैं कि आगे एक मोड़ आता है। वो ऐसा मोड़ है, खतरनाक तो नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। उस मोड़ के ऊपर जब आप गाड़ी को चढ़ाते हैं तो तीसरे गियर में भी, चौथे गियर में गाड़ी नहीं चढ़ सकती, दूसरे में तो आसानी से चढ़ जाती है, तीसरे में भी गाड़ी बादुकात चली जाती है। और मेरी जो गाड़ी की स्पीड थी तीसरे गियर में, उसको आराम से चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं जैसे ही करीब पहुंचा मुझे लगा गाड़ी फिर से भारी हो गई है, तीसरे गियर में मैं गाड़ी को चढ़ा नहीं सकूंगा। तो मैंने गाड़ी का पहला गियर लगाया। पहले गाड़ी में तो नई गाड़ी है, चां करके उसको ऊपर चढ़ जाना चाहिए, लेकिन पहला गियर लगाने के बावजूद मैं जोर लगा रहा हूं और गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही। ऐसे लगता है जैसे गाड़ी जकड़ी गई हो, गाड़ी को किसी ने पकड़ लिया हो या गाड़ी को कोई रोक रहा हो। मैंने एक्सीलेटर पूरा भी नहीं खोला हुआ, आधा खोला हुआ है, और आधा एक्सीलेटर खोल के अब गाड़ी को जोर लगाए तो गाड़ी का इंजन तो बोलता है और उसके इंजन के अंदर से आवाज़ आई और मैं गाड़ी को ऊपर चढ़ा रहा हूँ, रेस दबा रहा हूँ, मुश्किल से गाड़ी ऊपर चढ़ रही है और समझ नहीं आ रही पता नहीं कैसे जैसे कैसे करके गाड़ी में मुश्किल से ऊपर चढ़ा के ही गया। लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ गया तो गाड़ी ऐसा लगा गर्म सी हो गई है। शाकिर कहता है यार इसको बंद कर दे, गाड़ी गर्म हो गई है। साइड पे मैंने गाड़ी बंद कर दी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुआ है। वो कहता है यार वही तो मैं हैरान हूं, इतना चढ़ाई तो नहीं थी, ये इतनी क्या हुआ? कहता है मैंने कहा यार मुझे भी नहीं समझ लगी, इतनी चढ़ाई वगैरह तो नहीं थी लेकिन गाड़ी इस तरह क्यों हो गई। खैर हम वहां पे बात करना शुरू हो गए। कुछ देर गाड़ी बंद रही और थोड़ी देर के बाद मैंने कहा मेरे ख्याल में गाड़ी ठंडी हो गई है, इसको मकसद गर्म करना था, ठंडा करना था, गाड़ी ठंडी हो गई, चलो बैठते हैं। गाड़ी में बैठे बच्चे और मेरा जो कज़न था गाड़ी में ही बैठे हुए थे। हम दोनों बैठ के, हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था और गाड़ी हमने चला दी। अब मेरी गाड़ी की स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं है, कम स्पीड है। गाड़ी सुकून से चलती हुई जा रही है कि एकदम से मुझे महसूस हुआ मेरा सर, मेरे कंधे और मेरी कमर भारी सी हो रही है, वजनी सी हो रही है। मैंने 1-2 दफ़ा ऐसे किया यार ये क्यों मेरी कमर वजनी हो रही है, दर्द सा हो रहा है, सर में भी हो रहा है। खैर मैं गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर के बाद शाकिर बोला यार पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ना दर्द हो रहा है। तो मैंने उसे कहा यार क्योंकि ठंड है ना, तो ठंड की वजह से बादों का इस तरह आंखों में दर्द हो जाता है। मैंने अपनी वो बात उसको नहीं बताई कि मेरा कंधे और इस तरह सर भारी हो रहा है। गाड़ी हमारी चल रही है। तो वहीं पे वो कहते हैं एक बात मुझे याद आई, जब मैं छोटा था और उस बला को मैंने देखा था, जब वो छलांगें मारती हुई
पहाड़ से ऐसे उतर रही थी जैसे कोई हवा का गुब्बारा होता है, और आराम से आके ऐसे पूरी कदम ही नहीं रखता, टच भी नहीं होता है, ऐसे हल्का सा टच हुआ और इधर हल्का सा आके टच हुआ, और ऐसे आराम आराम से छलांगे 25-25 फुट की वो जो छलांगे मार रही थी। उस गांव के अंदर जब मेरे नाना अबू ने पढ़ाई की थी, मैं ठीक हो गया था, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं जब रात को सोता था तो उस वक्त मुझे महसूस होता था, उस आवाज़ को, उस धाड़ को मेरे कान सुनते थे और मेरी आंख खुल जाती थी। लेकिन वो आवाज़ और धाड़ ऐसी होती थी जैसे पहाड़ों की चोटी पे कोई मौजूद हो और ज़ोर ज़ोर से धाड़ रहा हो, ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो। और मेरी जब आंख खुलती थी उस धाड़ से, तो उसी वक्त भी वो आवाज़ आ रही होती थी, लेकिन ऐसी गूंजती हुई आवाज़ जैसे दूर पहाड़ों से आ रही हो। उस वक्त तो मैं छोटा था, उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, आज बड़े होकर एहसास हुआ है वो जो धारणा उसका चीखना था, क्योंकि नाना अब्बू के साथ उसने मुआहदा कर लिया था कि ठीक है मैं इसको छोड़ के जा रही हूं, इसको मार नहीं रही, इसके वजूद को छोड़ रही हूं, लेकिन मुआहदा है ये कभी उधर नहीं आएगा। तो नाना अब्बू ने मुआहदा करके उसको जाने दिया था। तो मैं जो 4-5 दिन वहीं रहा था, तो मेरे रहने से उसको इतनी शायद तकलीफ थी कि रोज़ाना रात को, मैंने बाद में अपने बड़े होके वालिदैन को बताया, उस वक्त नहीं बताया था, कि एक रात पहली दफ़ा जब मैं सोया था और मेरी जब आंख खुली थी तो एक ऐसी दर्दनाक रोने वाली आवाज़ थी जैसे कोई औरत ज़ोर ज़ोर से धाड़ें चीखें मार के रो रही, और मैं जाग गया था। और ये आवाज़ करीब से नहीं, दूर के किसी पहाड़ से आ रही थी, गूंजती हुई आवाज़। मैं डर गया था, लेकिन फिर मैं सो गया था। दूसरी रात फिर से मुझे आवाज़ आई थी, और आज भी वो मुझे आवाज़ याद आती है कि वो ऐसी धाड़ें मारते हुए जैसे कोई बेबस हो जाता है और चीखता है, और उसकी आवाज़ इको बनती है, हाँ 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 हाँ, इको बनती है। इस तरह पहाड़ों में आप आवाज़ निकालें तो आवाज़ गूंजती हुई जाती है, ऐसी धाड़ें मारती, चीखती हुई, गूंजती हुई उसकी आवाज़ पहाड़ों से आती थी। जितनी रातें मैं वहाँ पे रहा, वो रोज़ रात को मैं सुनता था, लेकिन मुझे डर भी लगता था, लेकिन मैंने अपनी माँ बाप को नहीं बताया। आगे चल के कहानी में आपको इसका जिक्र मिलेगा। वो कह रहे, जब मेरे दोस्त ने कहा यार मेरी आंखें दुख रही हैं, और मैंने भी उसको नहीं बताया कि मेरी कमर में दर्द है, तो हम इसी तरह आगे जा रहे, तो पीछे मुड़ के उसने देखा, मेरे उस दोस्त शाकिर ने, कि वो बच्चे, वो लड़की, उसकी बेटी, मेरे कज़न की और उसकी बीवी सो रही हैं, क्योंकि हाँ वो सो गए थे। और उसने जब पीछे मुड़ के देखा और मेरे पास मुझे इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि यार कान इधर कर। मैंने कान इधर किया तो मेरे कान में सरगोशी की, और मुझे कहता है चौधरी काम ख़राब है। मैंने कहा क्या हुआ है? कह रहा है वो पीछे सो गए हैं, इसलिए आहिस्ता बोल रहा हूँ, काम ख़राब है। मैंने कहा कैसा काम ख़राब है, क्या हुआ है? तो एकदम से मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे नजर आया बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, डरा हुआ है, खौफज़दा है। मैं कहा यार शाकिर क्या हुआ है? तो मुझे कहता है चौधरी मुझे म्यूज़िक बंद कर। मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया। मुझे कहता है काम गड़बड़ है कोई। मैं कहा यार क्या हुआ है, हम सरगोशी में बात करें, क्या हुआ है, क्या गड़बड़ है? कहता है यार हमारी गाड़ी के पीछे कोई है। मैं कहा कैसे? कहता है अजीब सही है, मैंने उसको क्लियर देख लिया, शीशे में देखा है। मैंने कहा अभी है? कहता है पता नहीं, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं देख सकूं। मैंने शीशे में देखा, बैक मिरर में नहीं नज़र आया, साइड मिरर में देखा, दोनों में नहीं नज़र आया। वो जो सामने लगा होता मिरर उसमें भी देखा, सेट करके नहीं नज़र आया। यार मैंने कहा मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, कैसा है? कहता है यार जैसे परिंदा तो नहीं है, लेकिन ऐसे फड़फड़ा रही है कोई चीज़, लाइट सी है, नीली नीली सी राइस। हाँ वो जो बला सी नज़र आई थी उनको, उसके अंदर वो कहते हैं मुझे नीले नीले धब्बे नज़र आए थे। सफ़ेद कलर का उसका लिबास था बहुत ज़्यादा, उसके अंदर नीले नीले बड़े बड़े धब्बे थे। तो वो कहता है शाकिर गाड़ी में बैठे हुए, कह रहा है यार पीछे परिंदे की तरह का है, अजीब सा है, लेकिन सफ़ेद सा नज़र आता है और फिर गायब आता है, फड़फड़ाता है, बाकायदा आवाज़ आती है। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। अब मैंने गाड़ी को महसूस किया कि गाड़ी मज़ीद स्लो हो रही है, यानी मैं उसको 60-80 की स्पीड पे चला रहा हूं, लेकिन गाड़ी लग रहा है बिल्कुल स्लो हो रही है।
तो उसी लम्हे मैंने पीछे की तरफ देखा साइड मिरर पे, तो क्लियर वो जिस चीज़ का उसने जिक्र किया था वो नज़र आ गई। वो एक अजीब सा परिंदा नुमा सा था, परिंदा नहीं था, सफ़ेद भी नहीं था, उसको नीला कहना चाहिए या ब्राउन कहना चाहिए, एक अजीब सा था, अजीबो गरीब सी, जिस तरह चिमगादड़ टाइप से कोई चीज़ होती है, ऐसी बहुत बड़ी अजीब सी थी, जो मेरी गाड़ी की छत के ऊपर आती और पीछे चली जाती, फड़फड़ाते हुए आगे आती और पीछे चली जाती। उसको मैंने जैसे ही देखा मैं डर गया। मैं कहा मामला गड़बड़ है, क्योंकि मुझे एहसास हो गया जिस तरह वो कह रहा था मामला उसी तरह का ही है। वही ये क्या है? तभी वो शाकर इतना घबराया हुआ था, डरा हुआ था। मैं अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसी लम्हे मुझे गाड़ी के अंदर वो सारे मंजर एकदम दिमाग में याद आ गए जो मैं कब का भूला हुआ था। एक मुआहदा हुआ था, मैंने उस तरफ नहीं जाना था और आज मैं उसी तरफ हो के आया था, वहाँ पे छोटा पेशाब करके आया था, मैंने मुआहदा तोड़ दिया था। मेरी माँ ने मुझे यूके जब मैं मिलने के लिए आता था हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा मुआहदा हुआ है, तूने कभी भी नहीं जाना, तेरे नाना ने वहाँ पे मुआहदा कर दिया है, इसलिए मैं तुझे एक रात के लिए लेके आती हूँ, या सुबह आती हूँ शाम को चली जाती हूँ, हमारा मुआहदा हुआ है, मुआहदा कभी ना तोड़ी। लेकिन मैं आज वो मुआहदा तोड़ के आ रहा था और मुझे वो फ़कीर भी याद आया। लेकिन एकदम से मेरी बात जो दिमाग में आई कि मुआहदा टूटा है, अब ये जहन में ही आया था मुआहदा टूटा है कि उसी वक्त निगाह साइड पे मिरर पे पड़ी तो एक चीड़ के बड़े बड़े जो दरख्त थे ऊंचे ऊंचे, उन्हीं के ऊपर वही बहुत बड़ी बला चीड़ के दरख्तों पे छलांगे मारती हुई पीछे आ रही थी। इसका अगला पार्ट, क्योंकि आज का 3 पार्ट इसके रिकॉर्ड हो गए हैं, इसके जो बाकी पार्ट बनते हैं वो मैं कल आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मुआहदा टूटा है और कहानी फिर भयानक अब हो चुकी है और मज़ीद इससे भयानक होने जा रही है, क्योंकि वो मुआहदा तोड़ा गया था और बचाने वाला वो नाना अबू भी चला गया था जो इल्म रखता था, और मैं मुआहदा तोड़ बैठा था। क्या होने जा रहा था आगे, ये कल के आप पार्ट में देख सकेंगे। एपिसोड न्यू होगी लेकिन इसी के ही पार्ट आप देखेंगे।